हम आपको 10th क्लास के विज्ञान पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने पहला चैप्टर चुना है लाइट, जिसमें मैंने एक वीडियो बना चुके हैं, जिसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश किरणपुंज क्या होता है, आदि चीज़ें आपने पढ़ी थी। और इस वीडियो में आप प्रकाश पाठ के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलो एक बार हम दोबारा बताते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या खुरदरे तल पर पड़ता है तो उस तल से टकराने के बाद वह उसी मार्ग में या दूसरी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ से हम अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहले इस डायग्राम में देखो, ठीक, यानी इस डायग्राम में देखो कि जो किरण आती है, ठीक है, उसे कहते हैं आपतित किरण। और जो तल पर, ये आपका तल है एम और एन, यानी कि एम और एन क्या है? आपका तल है। और ये जो किरण है ए ओ जो किरण है वो क्या है? आपकी आपतित किरण। उस तल से टकराने के बाद जो किरण जाती है, यानी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी ओ और बी। यहाँ पर देखो, ओ और बी, ठीक है, ओ और बी। ये किरणें क्या होती है? ये किरण क्या होती है? परावर्तित किरण। ठीक, अब आपने सीख लिया कि, और ये जो आपका पी जो बिंदु है वो अवलंब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टॉपिक देखो, यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है भाई, सही बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, मतलब जो पी है अभिलंब है, ए आपतित किरण है, बी परावर्तित किरण, देखो एक ही तल में है। ओके, उसके बाद दूसरा टॉपिक बताया है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि परावर्तन कोण जो होता है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण कौन सा होता है? यानी जो आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो आपतित किरण आ रही है, ठीक है, आपतित किरण आ रही है, ठीक है, और परावर्तित किरण जा रही है, यानी कि इसके बीच में देखो आई कोण बनना है, ठीक है, और इसके बीच में देखो आर कोण बनना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आई और आर कोण बनना है। ये जो कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। अर्थात इसकी समीकरण देखें तो इस टाइप की बनेगी। देखो, कोण आई, यानी कि आई बराबर होगा कोण आर के। ओके, ये आर बनी है। तो इसके दो नियम हैं, परावर्तन के नियम दो हैं। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दो, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये नियम आप याद कर लो, कभी 2 नंबर में, 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप बेहतर समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अब दूसरे हेडिंग पर चलते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। इमेज क्या होता है? ओके, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर देखो, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, जैसे ये देखो, यहाँ पर ये मान लीजिए ए और वी, ठीक है, कोई तल है जिस पर कोई मैंने आपतित किरण डाली, ठीक है, यानी कि ये हमारा ए, यहाँ पर दे दीजिए ए, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने ए तो दे ही दिया है, तो यहाँ पर आप सी दे दीजिए, इसे आप हटाओ, ठीक है, सी दे दी, सी,
ये सी है, ठीक है। तो सी जो किरण आ रही है, ठीक है, यानी सी पहला बिंदु है, और परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन तभी होगा जब इधर से एक किरण जाएगी, यानी कि परावर्तित किरण जाएगी, तो ये यहाँ पर डी ले लीजिए। ये किरण परावर्तन के पश्चात जिस मतलब बिंदु, अब ये बिंदु डी है, दूसरा बिंदु। यहाँ पर देखो इसके डेफिनेशन में कहा गया है कि जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से चलकर, यानी सी पॉइंट से चलकर, चित्र में देखो सी पॉइंट से चलकर एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, यानी कि परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, इस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो डी बिंदु है यहाँ पर जो आपके दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखो डी बिंदु जो दिखाया गया है वो क्या है, सी बिंदु का प्रतिबिंब हुआ जाके। ओके, तो चलते हैं आगे। प्रतिबिंब, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ पर देखो नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, जब परावर्तन, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। यानी कि जब परावर्तन होता है उसके बाद जो अगर वास्तव में ही मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और नोट में ये देखो, नोट भी लिख सकते हो इसका, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पर देखो आभासी प्रतिबिंब, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें लिखा है जब परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, तो प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। नोट में इसकी भी बात लिखेंगे, इस पर्दों को इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सदैव सीधा होता है, ठीक है। और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, यानी आभासी मतलब सीधा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सीखा कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर किसी तल पर टकराने के बाद वह दूसरे बिंदु पर मिलती है, यानी जो दूसरा बिंदु होता है वह उसका प्रकाश का प्रतिबिंब कहलाता है। एंड प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 वास्तविक, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जो परावर्तन के पश्चात किरणें जो होती हैं प्रकाश की वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये नोट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, जब परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जो होती हैं वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये सदैव आभासी सीधा होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपनी, चलिए अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण। भाई समतल दर्पण क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसे ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट किया जाता है। अर्थात जो आप अपने घर में देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, तो उसमें पीछे से पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है ना, तभी आप अपना चेहरा दे सकते हैं, नहीं तो पारदर्शी होता है, मतलब आर पार का दिखाई देगा। ओके, तो ये तो होता है समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद समतल दर्पण, यहाँ पर देखो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, वरना आपके लिए लाइफ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी आप एग्ज़ाम देंगे जॉब का किसी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इस सूत्र से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मान लो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, यदि 2 दर्पणों के बीच कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो n बराबर, यानी कि n बराबर
360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 से ज्ञात किया जा सकता है ना। ओके, यहाँ पर आपने सीखा कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ओके, इस वाले सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसमें पढ़ो, यदि दो समतल दर्पणों के बीच कोण थीटा वो 50 डिग्री, अर्थात थीटा का मान कितना है 50 डिग्री हो, तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ओके, यहाँ पर देखो इन्होंने हल किया है, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 थीटा वो 360 बटे थीटा माइनस 1 ये सूत्र होता है आपका। थीटा का मान कितना दे दिया यहाँ पर, यानी कि देखो यहाँ पर देखो, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर दे दिया है 50 डिग्री। ठीक, 50 डिग्री। ठीक है, ओके, सही है। अब हम सूत्र तो जानते ही हैं भाई, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र जानते ही हैं 300, यानी कि n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ओके, इसमें हम थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा का मान रखते हैं। ठीक है, तो n बराबर 360 बटे 50 माइनस 1। ठीक है, नहीं 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा बना 36 बटे 5 माइनस 1। ओके, उसके बाद अब इससे आप सॉल्व करोगे, यानी कि ये हमारा जो आया है वो n बराबर आया, यानी कि n बराबर 36 बटे 5 माइनस 1। इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा n बराबर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6.2। ठीक, अर्थात अब देखो यहाँ पर, देखो इस वाले टॉपिक पे देखो यहाँ पर, चूंकि जो 6.2 है एक अपूर्ण नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 6.2 है, 6.2 के बाद हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो n बराबर होगा वो कितने होंगे, n बराबर 7, यानी कि प्रतिबिंब संख्या 7 होगी। ओके, ठीक है, और भी हम क्वेश्चन कराएंगे आगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल समझाया था। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन क्या होता है आपकी बुक में भी दिया होगा, तो यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो किसी भी, जैसे कि कोई प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी दीवार या किसी लकड़ी पर पड़ता है, उस पर पड़ने के बाद वह हर एक दिशा में फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहेंगे। ओके, तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं। तथ्य ओके, जैसा कि हमने अभी चिन्ह लगाया है, इसमें देखें यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर सभी वस्तुएं प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। इससे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं इस पार्ट से हमारे। अभी आपका पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये आप अपने नोट में, अपनी बुक में, वो अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, आपको याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, सभी पूछ सकते हैं अपने आपके स्कूल में। ठीक है, उसके बाद दूसरा, यानी जो प्रकाश किरणें जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो आप बता सकते हो जो प्रकाश प्रकाश जो तरंगें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये अच्छी चीज़ है कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं
वो कैसी होती हैं? तो आप कह सकते हैं प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जब पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, ये पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो टिक लगा सकते हैं आप, अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं आपने पढ़ ही चुके हैं, 2 नियम होते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उनके दोनों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? n बराबर 360/θ माइनस 1 से हम ज्ञात कर सकते हैं, जहां n क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या है। ओके, ठीक है। तो आपके लिए इस चैप्टर से इतना ही, मतलब इस जो हमने अभी तक पढ़ाया है आपकी जो बुक के हिसाब से इतना ही सही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।